बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ढेर है आपके सवालात का, कुछ मैंने चुने हैं। A+ कहते हैं कि सर जी, जो लोग गंदे रहते हैं और अपने घरों को भी गंदा रखते हैं, क्या उनको घरों को साफ़ रखना सिखाया जा सकता है? अच्छा, लोग सम्राट ज़ाहिर लोगियाँ हैं, मर्दों से ये शिकायत नहीं होती। जिस घर में छड़े रहते हों तो उनसे लोग बहुत तवक्को नहीं करते कि नीट एंड क्लीन हो। हालांकि मैं बहुत अरसा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो अपना घर लेके रहता था इकबाल टाउन में, तो मुझे याद है जैसे मैंने अपने घर को देखा हुआ था कि वालदा जिस तौर पे सुबह बिस्तर की चादर को बिल्कुल तो कहते हैं शिकनलेस ठीक करती थी, बिछाती थी। जो उस वक्त कंबल नहीं होता था, खेस होता था, मजनू होता था, उसको तय करके जैसे रखा जाता था, जैसे सरहाने की स्लेटें निकाली जाती थी। तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले पहले मैं अपना कमरा साफ़ करके, इवन किचन में कभी कोई चीज़ें इधर, मेरा कोई अचानक दोस्त आ जाता, चूँकि मैं दोस्तों को अक्सर बुलाता रहता था, तो उन्हें आके हैरत होती थी कि वाशरूम तक साफ़ होता था, कमरा साफ़ है। अब ये आपके अंदर इन बिल्ट होती है। मैं कहीं इवन होटल में जाऊं तो सुबह उठने के बाद उनकी तो जो कंबल हैं उसके ऊपर एक चादर होती है, बहुत सख्ती से उन्होंने अंदर दिया हुआ होता है। तो मैं कभी कभी तो कोशिश करता हूं कि उसको एक साइड से उठा के तो उसके अंदर घुस जाऊं, जिन्हें पूरे को तय ख़राब ना करूं। और मेरे चूँकि सुबह सुबह मेहमान आने होते तो मैं सुबह वहाँ बिस्तर से निकलने के बाद हाउस कीपिंग वाले को नहीं बुलाता, तो उसको जैसे रात मैंने उखाड़ा होता है वैसे अंदर दे के फिर चादर को नीट एंड क्लीन करके शिकनलेस बना के, ये आपकी आंखों को भला लगता है। इस पे कोई टीका नहीं लगाया जा सकता, कोई सबक नहीं दिया जा सकता। जिस लड़की को ये सेंस हो, हर लड़की को ये सेंस होनी चाहिए कि जिस चादर पे आप सोते हो हफ्ते में 2-3 दफ़ा चादर बदल जानी चाहिए। यानी रोज़ाना आप नहीं बदल सकते, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो आपका तकिया है उसका गिलाफ भी जो ज़्यादा बदलने की हाजत होती है। ये थोड़ी होता कि जब तक वो काला नहीं हो जाए। ऐसे आपका टावल है, अगर एक दिन इस्तेमाल करने के बाद उस पर चेहरे की मैल या हाथों की मैल नज़र आ रही है तो उसको उठा के टब में डालिए। धोने वाले टावल आपके पास 2-3 एट ए टाइम होने चाहिए, दूसरा ले लीजिए। इसी तौर पे आपकी बुनियान, आपके अंडरगारमेंट्स हर सूरत में रोज़ बदलने चाहिए। अच्छा, ये जहाँ आपने खाना बनाया वहाँ खाना बना के वर्ताने के बाद जितने बर्तन या तो किसी टोकरी में डाल दें, किसी और ने साफ़ करने। रात गंदे बर्तन आपके किचन में रहें तो आप गंदे हो। इनफैक्ट ये याद रखिएगा, इसको बहुत नापसंद किया जाता है। तो जब आप किचन से निकलते हो 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं, चीज़ों को सहन दीजिए। जहाँ आपका शूज़ रखने का शेल्फ है, शू रैक उसको कहते हैं, अभी तो कितने सारे बने बनाए आ जाते हैं, चीन वालों ने बड़े रंग बिरंगे बना दिए। वहाँ आपके जूते तरतीब से पड़े हो तो क्या हर्ज है। लाइक जो हमारे यहाँ रैक है, पहला जो उसका खाना है वो एक अंडरस्टूड है, उसमें मेरे जूते होते हैं, दूसरे पे अहलिया के, तीसरे पे बच्चों के, चौथे पे, पांचवें के वो उनकी चप्पल और बाकी जो चीज़ें वहाँ तरतीब से रखी होती। अच्छा, ये चीज़ें अगर सीक्वेंस में होंगी तो आपका जो काम करने वाली मेड है वो भी उसका ख्याल रखेगी। पर अगर आपके अंदर सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है, मैं अपने टेबल पे आके कभी ये तवक्को नहीं करता कि मेरा असिस्टेंट आके उसको साफ़ कर, उसने कर दिया तो बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा, पर अगर नहीं हो तो मैं आराम से डस्टर निकालता हूँ। थोड़ा सा गीला किया, वो रखा हुआ मैंने स्प्रे पानी वाला, तो चूँकि सारा शीशे का है तो उसको किया और उसके बाद आराम से फेर के, तो जो डायरिया वारी डस्ट पड़ी हो तो खुद कर देते हैं। ये आपकी ज़ात का, ये आपके दिल की तरह साफ़ होना चाहिए, ये आपकी आंखों की तरह साफ़ होना चाहिए। आशा कहती हैं सर जो इल्म है ये तो मोहब्बतें बांटने का नाम है, इल्म तो बड़े ज़र्फ़ का नाम है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासियात की तरफ हमारा किरदार क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ वोट देने के बारे में है या बाद में भी हमें कुछ करना चाहिए? मेरे बच्चे पहले तो ये बात याद रखें, जिसका काम उसी को साजे। जब हम किसी बस में बैठ जाते हैं तो बस का टिकट लेते, उसके पेमेंट करते, फिर जिस जगह हमने जाना होता है हम उस कंपनी पे एतबार करते हैं, उस ड्राइवर पे एतबार करते हैं। उस ड्राइवर के सर पे नहीं खड़े होते कि भाईजान मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे ये बड़े कीमती हैं और आप तो मेरी मर्ज़ी से चलोगे। हुकूमतें चलाना उन लोगों का काम है जिनको लाखों लोग मुंतखब करते हैं। आपको पसंद नहीं है, वोट नहीं देते। अब जिन्होंने पसंद किया, जिनको वोट मिले, आपको पसंद था वो बन गया, आपको ना पसंद था बन गया, अब आपको उसका एहतराम करना होगा। ये ऐसे ही है जैसे अदालतों में से आपके हक़ में फ़ैसले हों तो ठीक है, दूसरे के हक़ में हो
तो भी ठीक है। इनफैक्ट फिर जिसका रोल है, ये बचपन से हमने देखा कि पर्या वो अच्छी नहीं होती जो सिर्फ आपके हक में फैसला करे। अब पर्या के पास गया एक मामला, उसको जो अच्छा लगेगा, दोनों ने दलाइल दिए, इधर दिए उधर दिए, उसको मानना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप सोचें, हमारी पूरी तारीख लोगों के अपने हद से बढ़ने की वजह से तबाही और बर्बादी का शिकार हुई। हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई, उन लोगों की भी दाढ़ियाँ थी, उन लोगों के भी दावे थे, वो भी इस्लाम के नाम पे इवन उनको शहीद कर दिया। उनके हाथ, उनकी अहलिया को, उनके घर को लूट लिया और इन्हें इतना जुल्म किया कि आप उनको मज़लूम कहा जाता है। इसी तौर पे हज़रत अली के साथ भी ये हुआ कि वो लोग मुसलमान थे, आप अपनी हद से बढ़ के एक बंदा खलीफा बन गया, अब इट्स हिज ड्यूटी, उसको करने दीजिए। ये मामला बाद के उमैया में भी रहा, ये मामला अब्बासियों के साथ भी रहा, ये उस्मानियों के साथ भी रहा। ये जो जहाँ जहाँ बगावतें होती हैं, फ़कीह ये कहते हैं, फ़ुक़हा, कि जो इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारा हुक्मरान नक कटा हबशी है, जिसका नाक कटा हुआ हो, हबशी हो, बदसूरत हो, तो उसकी भी अताअत करो। आपका काम है वोट देना, इतना का आपको हक है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और अगर आप बहुत अच्छे हो, समझदार हो और आपको बड़ी विजन है और लोग आप पे एतबार करते हैं, तो खुद आप इलेक्शन में आ जाइए। पर ये नहीं होगा कि आपके चाहने से आप वज़ीर बन जाओ और आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ। ये उस म्यार के मुताबिक होगा जो वोटों के लिहाज से होगा। ये एक स्टैंडर्ड तय किया है कि जिसको 1 लाख वोट मिले वो जीत जाएगा, जिसको उससे कम होंगे वो हार जाएगा। तो इस पर भी गुस्सा किस बात का है? आप अपने हक में जितनी मर्जी दलीलें दें, अपने बंदे को उठाइए, लेकिन ये याद रखिएगा, जीत वो जाए और आप गुनाहों के बोझ तले दब जाएं, आपने ग़ीबतें की हों, चुगलियाँ की हों, बुहतान लगाए हों, किसके लिए? एंजॉय वो करेगा, हुकूमत वो करेगा, और आप जब अल्लाह के यहाँ पेश होगे तो आप उन बुहतानों के बोझ से उठाए नहीं जा सकोगे, वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये जो सवाल है, अच्छा दुनिया भर में जहाँ तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ भी लोग वोट देने के बाद अपने सेनेट के, कांग्रेस के लोग मुंतखब करने के बाद फिर बाकी काम उन पे छोड़ते हैं। रोज़ जुलूस नहीं निकालते, रोज़ ये फेसबुक पे बैठ के माँ बहन की गालियाँ नहीं निकालते, रोज़ मीमे नहीं बनाते, वो अपना काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क ढूंढते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, नौकरियां करते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं और लोगों पे खर्च करते हैं, चैरिटी करते हैं, इंसानों का भला करते हैं। लोगों को गालियां देना कौन सा भला है? ये कोई पार्टी भी हो। वैसे कभी आपने नोटिस किया 3-4 पार्टियों के लोग बैठे हों तो उनकी शक्लें देख के, उनकी बातें सुन के ऐसे आप पहचानोगे कि कौन सी बंदी या बंदा किस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहचान आपकी बद अखलाकी की, बद मिजाजी की, बद अतवारी की, बद लिहाजी की को अच्छी पहचान है क्या? तो अपने बच्चों को भी समझाइए कि जितना का रोल है। अदरवाइज़ ये होगा कि कल आपके बच्चे अपने हर टीचर को गालियाँ निकालेंगे, हर प्रिंसिपल को, हर हेडमास्टर को। जहाँ आप जॉब करोगे, जो कि आपको पसंद नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी का नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, रंग पसंद नहीं है, कपड़े पसंद नहीं है, उसके ख़यालात पसंद नहीं है, तो ये ज़िंदगी एक जहन्नम बन जाएगा, केकड़ों जैसा। केकड़े किसी को जीने नहीं देते, ना किसी को तरक्की करने देते। तो जितना का आपका हक है, उस वक्त आपका अंगूठा होगा, निशान लगेगा, आप अपने वोट एक छोड़ उस पर 10 मोहरें लगाइए, अपने वोट को ज़ाया कराइए। लेकिन अगर आपका हक है तो दूसरों का भी उतना ही हक है, आपकी बहन का, आपके भाई का, आपकी अम्मा का, आपके अब्बा का। वहाँ आप फिर झूठी सच्ची कहानियाँ घड़ घड़ के उनको अपने महबूब के हक में करने और उनके महबूब को बुरा भला कहने के जो काम करते हो, ये थोड़ा नामुनासिब भी है, नारवा है। इससे सोसाइटी के अंदर घुटन पैदा होती है, नफ़रत पैदा होती है, और एक वक्त आता है कि जब फिर लोग आपस में साजिशें करते करते लड़ने लग जाते हैं, और उसको उर्दू में खाना जंगी कहा जाता है, सिविल वार कहते हैं। सिविल वार में साथ साथ रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने पे आमादा नहीं होते। मुझे कुछ अर्सा पहले मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ। मलेशिया में कई मज़हब के लोग हैं, चीन वाले हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मलाय हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका जो दारुल हुकूमत है उसमें इतनी सुलह सफाई क्यों है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी मोहल्ले में एक घर के बाद दूसरा घर उस मज़हब का नहीं होता।
यानी एक पहला घर मुस्लिम का, दूसरा हिंदू का होगा, तीसरा बुद्ध का होगा, चौथा चाइनीज़ का होगा, पांचवा मलाय का होगा। इट्स ए कॉम्बिनेशन। और ये लोग आपस में मज़हबों पे और सियासी अपनी पसंद और नापसंद पे गुफ्तगू नहीं करते, अपने काम करते। नतीजतन सोसाइटी आगे चलती है और सोसाइटी खूबसूरत होती है। अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को सोसाइटी को खूबसूरत देना चाहिए कि लड़ाकी, बदबूदार, मरी हुई, नफरत से भरी हुई, ये जिनको हम पसंद करते हैं, और 5-5, 6-6 साल बाद ये सभी के लीडर इस वक्त उम्रों के जिस वो हैं खाने में, ये सारे फौत हो जाने हैं। यानी एवरेज 70, 72, 75 साल के हैं, तो और 80 साल के हो गए, चले 85 साल के हो गए, तो फिर गैप आएगा। फिर नीचे से वो लोग आएंगे जिनके पास स्पोर्ट होगी, जिनके पास लोगों की मोहब्बत होगी। आपको ना पसंद हो बट गोज, बनना उन्होंने ही है। और जिनको वोट ज़्यादा मिलेंगे, आप ज़्यादा ले लीजिए, आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन ये काम ना कीजिए कि अपनी हद से बाहर निकल के सोसाइटी को, सोसाइटी के पूरे फैब्रिक को, ख़ानदानों को और दोस्तियों को बदलिहाजी और बदजुबानी की भेंट चला दें। अगे तेरी मर्जी। वो कहने कि समझाना और बताना जो है, अगे तेरे पागल अच्छी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।